नमस्कार। कानून और हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भूमि विवाद और समाधान। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है दिलीप कुमार जी, अधिवक्ता, जो कि दीवानी मामलों के जानकार हैं। इसके साथ साथ आरपीएम कॉलेज के भी व्याख्याता हैं। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। दर्शकों, भूमि प्रकृति द्वारा प्राप्त मानव की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण उपादान है तथा यह व्यक्ति की सफलता और उसके स्वामित्व के लिए भी एक कारक के रूप में है। लेकिन भूमि विवाद के बहुत सारे मामले इतने ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक बाधा सी उत्पन्न हो गई है। इतने जटिल मामले आ जा रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया ठप सी पड़ गई है इनका समाधान करते करते। देश में 4 करोड़ से भी ज़्यादा मामले पेंडिंग है, जिसमें कि एक दीवानी मामला 4 आपराधिक मामलों को जन्म देता है। तो आज हम इस विषय पर जानना चाहेंगे दिलीप कुमार जी से कि आखिर भूमि विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है इतने ज्यादा संख्या में और इसके क्या कारण है, इनके समाधान का क्या उपाय है। दिलीप जी, ये भूमि विवाद, जैसे कि आपने भी बता भी रहे थे आप कि महाभारत काल से ही भूमि विवाद का जन्म हो रहा है, आखिर इतने मामले भूमि विवाद के क्यों बढ़ रहे हैं? ये भूमि और विवाद का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है और इस रिश्ता को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत हद तक सफलता मिली है तोड़ने में, लेकिन इसमें और बहुत कुछ किया जाना है। भूमि विवाद को अच्छी तरह से समझने के लिए मुझे इस विवाद की प्रकृति को के हिसाब से विभाजित करके समझना होगा। तो भूमि विवाद को मूल रूप से 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला, मालिकाना हक से जुड़ा हुआ विवाद। दूसरा, विभाजन से जुड़ा हुआ विवाद। तीसरा, सीमांकन से जुड़ा हुआ विवाद। और चौथा, जो अभिलेख है, राजस्व अभिलेख है, उसमें त्रुटि से जुड़ा हुआ विवाद। अब सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि मालिकाना हक से जुड़ा हुआ विवाद कैसा है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक ही भूमि के 2 मालिक उत्पन्न हो जाते हैं डॉक्यूमेंट देखने से। डॉक्यूमेंट प्राप्त करने का जो तरीका है, स्वामित्व प्राप्त करने का तरीका है, या तो हम क्रय से प्राप्त करते हैं, ज़मीन को खरीद के प्राप्त करते हैं, या किसी व्यक्ति के दान के द्वारा मुझे प्राप्त होता है। तो अभी ऐसा देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को एक ही भूमि के संदर्भ में सेल डीड एग्जीक्यूट कर देता है, निष्पादित कर देता है, तो वहाँ विवाद उत्पन्न हो जाता है कि आखिर स्वामी तो कोई एक ही होगा। यह निर्विवाद सत्य है कि किसी भी भूमि का एक समय में 2 स्वामी नहीं हो सकता है, एक समय में एक ही स्वामी होगा। तो अब यह विवाद उत्पन्न हो गया कि आखिर वस्तुतः वास्तविक स्वामी कौन है। तो इस तरह के जो विवाद हैं यह काफ़ी गंभीर प्रकृति के विवाद होते हैं और इस विवाद के निदान के लिए व्यवहार न्यायालय जो सिविल कोर्ट है, सब जज के कोर्ट में या मुंसिफ के कोर्ट में उसके क्षेत्राधिकार के हिसाब से मुकदमा फाइल करने की प्रक्रिया हमारे कानून में बनी हुई है। दूसरा विवाद है, जैसे हमारी कानूनी प्रक्रिया के बारे में आपने बताया, अभी देखा ऐसा जा रहा है कि बाबा का मुकदमा पोता भी लड़ रहा है और उसके बावजूद भी चूंकि न्यायिक प्रक्रिया इतनी ज़्यादा जटिल होती है और उसके साथ साथ इतनी लंबी चल रही है, तो क्यों इतनी, आखिर किसी, आपने अभी बताया कि एक ही व्यक्ति का जमीन है, तो दूसरा जाहिर है कि दोनों में से कहीं एक सत्य होगा, एक असत्य पर होगा। तो आखिर कौन से ऐसे कारक है जिसके कारण इतनी लंबी प्रक्रिया जटिल है और उसका क्या समाधान? इस प्रक्रिया तो जटिल है, लेकिन जैसे ही एक संपत्ति के 2 स्वामी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उस जो व्यक्ति जमीन की बढ़ती हुई कीमत है, कीमत के लोभ में एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को केवाला निष्पादित कर देता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक भाई ए को लिखा, दूसरा भाई बी को जमीन निष्पादित कर देता है। अब वहाँ विवाद शुरू हो गया। अब इसके बाद न्यायालय में जो प्रक्रिया है वह एक जटिल प्रक्रिया निश्चित रूप से है और न्यायालय में लड़ाई लंबी चलने की एक अलग प्रक्रिया है। अब हम उस पर आते हैं कि विभाजन के बिंदु पर यदि में आ रहे हैं तो हम यह देखते हैं कि यदि जमीन का विभाजन पिता अपने ज़िंदगी में नहीं कर पाता है तो उसके पुत्र आपस में अगर सहमत नहीं हुए तो ऐसी परिस्थिति में फिर विभाजन से जुड़ा हुआ विवाद शुरू हो जाता है। विभाजन से जुड़े हुए विवाद के लिए भी एक सिविल कोर्ट में प्रक्रिया है, वो भी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तीसरा विवाद है सीमांकन से जुड़ा हुआ। यहाँ कभी कभी यह देखा जाता है, जो अपने प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि सीमांकन से एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को 1 कट्ठा ज़मीन बेचा, दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति को 1 कट्ठा ज़मीन बेचा, 2 कट्ठा ज़मीन है और जो पहले जिस व्यक्ति ने क्रय किया वह 1 कट्ठा से थोड़ा अधिक ज़मीन कब्जा कर लिया और छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस तरह का जो विवाद है जिसका निष्पादन सीमांकन के द्वारा किया जा सकता है।
और चौथा विवाद है राजस्व अभिलेख में त्रुटि से जुड़ा हुआ विवाद। अब इसकी निदान की प्रक्रिया अलग है। तो जो सिविल जैसे आप यही चीज हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि जटिल प्रक्रिया आखिर क्यों है, क्यों न्यायालय या कोर्ट या कहीं भी जो मतलब चाहे अनुमंडलाधिकारी का कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, न्यायालय दो तरह के होते हैं, एक इधर सिविल कोर्ट होता है हमारा, एक इधर अनुमंडलाधिकारी या DCLR वगैरह या ADM का कोर्ट होता है भूमि विवाद के मामले में। तो ये जो जटिल प्रक्रिया आखिर उत्पन्न हो रही है, जो आपने अंतिम बात कही कि कहीं भी अभिलेख में त्रुटि, भारत सरकार या बिहार सरकार बहुत से ऐसे उपाय कर रही है, बहुत से ऐसे कानूनी भूमि विवाद मामलों में सुधार कर रही है, सारे नक्शे वगैरह पोर्टल पर आ रहे हैं, हर व्यक्ति का किसका कौन सा मालिकाना हक है जो कि वर्षों पुराने अभिलेखागार में रिकॉर्ड खोजने पर भी मिलना मुश्किल था, वो सभी कुछ अब पटल पर आ गया है। तो ऐसे मामलों में अब तो प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए। और हमारे ये जो दर्शक हैं वो कहाँ से अपना नक्शा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपना विवाद का समाधान कर सकते हैं? दो तीन तरह का जो है, सबसे पहले कब्जा से जुड़ा हुआ यदि विवाद है, ज़मीन पर कब्जा से जुड़ा हुआ विवाद है, तो उनके लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है कि अब सबसे पहले पुलिस के यहाँ जाना है। पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है तो फिर जो अनुमंडल दंडाधिकारी हैं उनके यहाँ आप आवेदन दे सकते हैं, वहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती है और इसी के हिसाब से तब आगे की कार्रवाई होती है। अब प्रक्रिया जटिल होने का जहाँ तक सवाल है तो इसके लिए बहुत सारे कारक जवाबदेह हैं। अब हमारे पास संसाधन, न्यायालय में संसाधन की कमी है, जज की कमी है और मुकदमे की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होती चली जा रही है, जो इस केस को लंबा करने में सहायता जी, मुकदमों की जो संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आपने अभी बताया कि अभिलेख में छेड़छाड़, हेरा फेरी, तो सरकार ऐसे जो जितने मामले पारदर्शिता बरत रही है, सारे जब जमीन के नक्शे वगैरह आ रहे हैं, पहले ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, अभी हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हर व्यक्ति अपना मालिकाना हक ऑनलाइन देख रहा है, तो फिर दर्शक हमारे कैसे अपना जमीन पर अपना हक, उनका कौन सी जमीन है, उनके बाप दादों की जमीन है, सेल द्वारा है, खतिहानी जमीन है, कैसे प्राप्त करके और कहाँ मुकदमा फाइल करेंगे? अगर उनके पास सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि उसके कब्जे में कितनी ज़मीन है और जो ज़मीन उसके कब्जे में है उसका दस्तावेज उसके पास है या नहीं है। उसके पास दो तरह का दस्तावेज हो सकता है। एक दस्तावेज यदि वह उनकी ख़ानदानी ज़मीन है तो उनके पास खतियान हो सकता है। एक यदि खतियानी ज़मीन नहीं है, उनके दादा पिता या खुद ने उन्हें खरीदा है, तो वैसी ज़मीन का उनके पास सेल डीड हो सकता है, या फिर दान से प्राप्त किया है तो दान पत्र उनके पास हो सकता है। तो उनको यह देखना है कि जितना का दस्तावेज है उतना ज़मीन उनके कब्जा में है या नहीं है। यदि दस्तावेज अधिक का है और कब्जा कम का है, या कब्जा अधिक है दस्तावेज कम का है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको फिर न्यायालय की शरण में जाने की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके पूर्वजों ने ज़मीन खरीदा और उसका जो राइट ऑफ रिकॉर्ड, जिसको खतियान बोला जाता है, खतियान का जो जिसमें तैयार हुआ, खतियान तैयार होने में उतनी ज़मीन का खतियान तैयार नहीं हुआ जितना कि उनको केवाला के द्वारा प्राप्त हुआ था, जितना कि उनके दादा या उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने खरीदा था। तो ऐसी परिस्थिति में उनको किसी दीवानी अधिवक्ता से संपर्क करके और सिविल कोर्ट में व्यवहार न्यायालय में एक स्वत्व का मुकदमा फाइल करना होगा, जिसको हम पहले ही मैंने कहा है कि स्वत्व से जुड़ा हुआ जो स्वत्वाधिकार, जो टाइटल सूट है उसको फाइल करना होगा उनको। और टाइटल सूट फाइल करने के बाद एक प्रक्रिया है, जो अपोजिट पार्टी हैं यानी जो उनके ज़मीन पर अधिक कब्जा किए हुए हैं उसको नोटिस जाने की प्रक्रिया है। नोटिस के बाद उसको सुना जाता है दोनों पक्ष को। इसमें लेट होने के पीछे कारण यह है कि सेटलमेंट ऑफ इशू का एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस CPC में 2002 में एक संशोधन होने के बाद 89 का प्रोसेस आया है, उसको 89 हम बोलते हैं, यानी दोनों को सामने में बैठा कर समझाने का प्रयास करती है न्यायालय और देखती है कि दोनों में समझौता होने की संभावना है या नहीं है। यदि समझौता होने की संभावना है तो समझौता के आधार पर मुकदमे का निपटारा किया जाता है। यदि समझौता होने की संभावना नहीं है तब पक्षकार और बाद के गुण दोष के आधार पर न्यायालय फैसला करती है। बहुत से ऐसे मजबूर लोग आते हैं, असहाय लोग आते हैं जो कहते हैं कि जमीन पर तो मालिकाना हक हमारा है, लेकिन किसी दूसरे ने अपना कब्जा उस पर बरकरार कर लिया है। वैसे लोग न्याय की शरण में जाएंगे? इसमें दो तरह की मामला है। जो लोग यह कहते हैं कि ज़मीन पर मालिकाना हक उनका है लेकिन कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति ने कर लिया है, इसके लिए बिहार सरकार बहुत ही गंभीर है। और बिहार सरकार ने अभी कुछ दिन पहले अंचलाधिकारी और साथ में थाना अध्यक्ष दोनों को आदेशित किया है कि अगर उनके पास
स्वत से जुड़ा हुआ कोई दस्तावेज नहीं है और कब्जा नाजायज़ है, तो उस व्यक्ति को कब्जा दिलाने की भी प्रक्रिया चल रही है जिस व्यक्ति के पास जिसने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए मामला कुछ आसान है, सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत उनको नहीं होगी। भारतीय दंड संहिता में भी प्रावधान है कि अगर अभिलेख की छेड़छाड़ किया जाए, हेराफेरी की जाए, तो उसके सारे मामले यहीं से भूमि विवाद के उत्पन्न होते हैं कि अभिलेख में छेड़छाड़ किया जाता है, हेराफेरी की जाती है। तो ऐसे में भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान है? देखिए, भारतीय दंड संहिता में छेड़छाड़ के लिए जो प्रावधान बने हुए हैं, कहीं भी किसी भी दस्तावेज में यदि टेम्परिंग करते हैं आप, तो उसके लिए पैनल सेक्शन बना हुआ है। टेम्परिंग करने वाले व्यक्ति यानी छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति, देखिए वो लोक दस्तावेज है। लोक दस्तावेज समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। उसमें जैसे ही आप छेड़छाड़ करते हैं तो छेड़छाड़ के लिए आपको छेड़छाड़ करने का जो संबंधित कानून है, उस कानून के तहत आप पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। और यदि कोई ऐसा दस्तावेज आप छेड़छाड़ करके न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए 340 CRPC का ही प्रोविज़न है, जो उसी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है जिस कोर्ट में आपने गलत दस्तावेज या गलत सबूत पेश किया है, वहाँ से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी मामला है, इसमें लैंडमार्क एक एक्ट है 2009 में, जब बिहार भूमि सुधार कानून आया, बिहार सरकार ने पारित किया है, जिसको हाईकोर्ट के आदेश के द्वारा कुछ शिथिल कर दिया गया था। लेकिन महेश्वर मंडल के बाद में बिहार सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में आदेश पारित किया, जो आदेश अब पूरे बिहार में लागू है। उसके हिसाब से अब जो भी पहले का जो कानून था, पहले 1885 में बना BT एक्ट, इसके बाद बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टे टेनेंसी एक्ट 1947 में आया, बिहार भूमि सुधार कानून 1950 में आया। तो सब के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म थे। 2009 का जो कानून है बिहार भूमि सुधार कानून, इसमें सबको एक जगह, चकबंदी अधिनियम 1961 में आया। तो इस सारे कानून को एक जगह कंपाइल करके और भूमि सुधार उपसमाहर्ता को दे दिया अधिकार कि इस सब से जुड़े हुए जितने अभिलेख में यदि कोई त्रुटि है, कोई गलती है, उसको सुधार करने का अधिकार दे दिया, विभाजन करने का अधिकार दे दिया, सीमा विवाद के निपटारे का अधिकार दे दिया। ये सब सारे अधिकार DCLR को मिले हैं। तो यदि किसी ही व्यक्ति को सीमा संबंधी कुछ विवाद है तो वह अंचल अधिकारी के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। उनको यदि लगता है कि वहाँ से उनको न्याय नहीं मिला है तो DCLR के यहाँ, भूमि सुधार उपसमाहर्ता के यहाँ आवेदन दे सकते हैं और वहाँ से उनको रिलीफ मिलेगी। इसके लिए उनको सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। बंटवारा संबंधी विवाद, जैसे कि आपने बताया कि किसी की पैतृक संपत्ति है और उनके बिना कोई विल किए या कोई दस्तावेजी साक्ष्य दिए हुए उनके पूर्वज अगर गुजर गए हों और उसके बाद भाइयों में आपस में विवाद हो रहा हो, तो भूमि विवाद का एक यह भी देखा जा रहा है कि अगर ये जो संपत्ति से संबंधित मामले जो न्यायालय में आ रहे हैं, उसमें आधे से अधिक मामले विवाद बंटवारा से संबंधित विवाद के हैं। तो हमारे दर्शक उसका कैसा समाधान उस भूमि विवाद का कर पाएंगे? इसके लिए सोच बदलने की ज़रूरत होगी मेरे समझ से। एक पौराणिक जो सोच थी कि यदि किसी परिवार में विभाजन हो रहा है, खासकर पिता के रहते हुए पुत्र के बीच में विभाजन हो रहा है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था और यह विवाद का बहुत कारण कालांतर में बनता चला गया। मेरी अपनी सलाह है दर्शकों के लिए, खासकर उन तमाम पिता के लिए मेरी सलाह है कि अपने ज़िंदगी में पिता को अधिकार है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई हिंदू पिता यदि चाहे तो अपने बेटा और बेटी के बीच में विभाजन कर सकता है और उस विभाजन पर किसी न तो पुत्र न ही पुत्री के हस्ताक्षर की ज़रूरत है। पिता स्वयं में विभाजित कर देगा और यह विभाजन एक मान्य विभाजन है। तो इस तरह के विभाजन यदि पिता करते हैं तो शायद उनके आने वाले जनरेशन यानी उनका पुत्र पुत्री के बीच में बहुत हद तक विभाजन को लेकर जो विवाद है उस विवाद की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो मेरी एक सलाह है कि प्रत्येक पिता को इस कानून में जो शक्ति उनको दी गई है इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने ज़िंदगी में ही अपने पुत्र और पुत्रियों के बीच में जो संपत्ति वो जिसको देना चाहते हैं उसको वो दे सकते हैं। तो यह एक जी, इससे भविष्य में तो विवाद कम होगा, लेकिन वर्तमान में जो भी लड़ाई चल रही है भाई भाइयों के बीच में, तो उनको कौन से न्यायालय से भूमि विवाद अगर उनके आपस में हो रहा है तो वो कहाँ जाएंगे तो उन्हें राहत मिलेगा? और इसके साथ साथ सरकार द्वारा कई केंद्र खोले गए हैं, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। अगर विभाजन से जुड़ा हुआ विवाद है तो बिहार भूमि सुधार कानून 2009 की धारा 4 में दिया गया है DCLR को, यानी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को अधिकार दिया गया है कि यदि सब लोग सहमत हैं
और सब लोग सहमत नहीं हैं। सब लोग यदि सहमत हैं तब तो बहुत आसान है विभाजन करना। एक मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन बनाइए शेड्यूल तैयार करके और सीधे अंचलाधिकारी के पास उसको जमा कर देते हैं। अंचलाधिकारी अपना इंक्वायरी करने के बाद उस पर मुहर लगा देंगे और अब विभाजन पक्का विभाजन हो गया। अगर सहमत नहीं है ऐसी परिस्थिति में उनके पास आज के समय में दो दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा सिविल कोर्ट का दरवाज़ा है, दूसरा दरवाज़ा DCLR कोर्ट का दरवाज़ा है। तो मेरे समझ से DCLR का यानी भूमि सुधार उपसमाहर्ता का दरवाज़ा है वो थोड़ा कम समय कंज्यूम करता है। उसमें समरी प्रोसीडिंग है विभाजन का, क्योंकि विभाजन में स्वत्व से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं होता है। ऑलरेडी स्वत्व उनके पास है, उस स्वत्व को विभाजित कर लेना है। और स्वत्व से जुड़ा हुआ मामला है तब तो सिविल न्यायालय के अलावा कोई उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। लेकिन स्वत्व से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, केवल और केवल विभाजन से जुड़ा हुआ मामला है। तो मेरे समझ से जो भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय है वह एक सक्षम न्यायालय है और वहाँ जाना उनके लिए बेहतर होगा। अनुमंडलाधिकारी के न्यायालय में कौन से ऐसे मामले भूमि विवाद संबंधित दायर कर सकते हैं जिससे कि भूमि विवाद का समाधान हो, और उसकी क्या प्रक्रिया है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। भूमि विवाद से जुड़ा हुआ जो अगर कोई व्यक्ति कब्जा में है और किसी का कब्जा होना चाहिए तो अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में इस मामले का निष्पादन होता है। इस मामले की सुनवाई होती है कि ज़मीन पर वास्तविक कब्जा किसका है। कभी कभी यह देखा जाता है कि ज़मीन पर कब्जा कोई और आदमी बता रहा है लेकिन वास्तविक कब्जा किसी और का होना चाहिए। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, 145 CRPC सामान्य रूप से हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। इसमें यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को ज़मीन से बेदखल कर दिया और बेदखल करने के बाद जो आदमी बेदखल हुआ है वह न्यायालय में बाद लाता है, 145 की कार्रवाई करता है अनुमंडल SDO के न्यायालय में। तो यहाँ यह देखा गया कि जिस दिन वह बेदखल हुआ उस दिन से 2 महीने के अंदर उसको SDO कोर्ट में मुकदमा लाना है और उस मुकदमा लाकर वह वास्तविक कब्जा की घोषणा करवा सकता है। तो इस तरह के बाद जिसमें अगर वह कब्जा में है लेकिन उसको बेदखल कर दिया गया है नाजायज रूप से, तो ऐसी परिस्थिति में वह SDO के कोर्ट में मुकदमा ला सकता है। ऐसा भी देखा जाता है कि 144 लगा हुआ है, उसके बावजूद भी दूसरा पक्ष आकर जमीन का निर्माण कर रहा है, विवाद बढ़ा रहा है। तो ऐसे में क्या रेमेडीज है, क्या उसके लिए विवाद समाधान के लिए फिर कहाँ जाएगा? 144 की जो प्रक्रिया है CRPC में, उसमें उसका मूल उद्देश्य है दोनों पक्ष में होने वाले विवाद को तत्काल रोक देना। यदि उसका उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, एक तो सक्षम पदाधिकारी का यदि आदेश का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में एक CRPC में IPC में एक प्रोविज़न है 188 की कार्रवाई है कि किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना, तो उस पर सक्षम पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने का मुकदमा चलाया जा सकता है। मुकदमा में सूचक वही होंगे जिनके आदेश का उल्लंघन हुआ है। तो इस तरह की कार्रवाई के लिए यदि 144 के दौरान उनके ज़मीन से पर उनको गए हैं नाजायज रूप से कब्जा करने का सुप्रीम कोर्ट का एक नया कानून आया है कि अगर आप अपनी संपत्ति को नहीं देख रहे हैं, एक जजमेंट आया है कि अपनी 12 वर्षों तक आप अपनी संपत्ति को नहीं देख रहे हैं तो आपको संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। इस पर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसे इस जो ये कानून आया है इसके मदद से कैसे वो अपनी जो ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर किसी दूसरे का दखल कब्जा है या कोई दूसरा उसको यूज़ कर रहा है, उससे उस विवाद का कैसे समाधान होगा? एक कानून स्पष्ट कर रखा है कि आपको जागरूक रहना है, आपको सोए नहीं रहना है। स्लीपिंग पर्सन को रिलीफ देने में कानून थोड़ा कंजूसी करता है। आप यदि आपकी संपत्ति है और संपत्ति यह इसको लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 27 का प्रोविज़न है। सेक्शन 27 इसके साथ आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, दोनों को यदि एक साथ हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि यदि मेरे ज़मीन से हमको बेदखल कर दिया गया और हम 12 वर्ष या उससे अधिक समय तक रिकवरी ऑफ पोजीशन यानी कब्जा प्राप्त करने के लिए मैंने कोई मुकदमा फाइल नहीं किया, तो 12 साल के बाद जब हम न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय यही हमको कहेगा कि आप सोए हुए थे, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति को रिलीफ देना तो बड़ी मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय हमको यह कह सकती है कि नहीं, आपका टाइटल एक्सटिंग्विश्ड हो गया, समाप्त हो गया, इसलिए अब आपको रिलीफ नहीं दी जाएगी। इसमें करना क्या चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को उसके ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है और वह उसका मालिक है, बेदखल करने के बहुत 12 साल काफ़ी लंबा समय होता है। 12 साल के अंदर आपको मुकदमा प्रस्तुत कर ही देना चाहिए। यदि 12 साल तक आप मुकदमा प्रस्तुत नहीं करते हैं तो 12 साल के बाद आपको उस ज़मीन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इसीलिए मेरी सलाह है कि यदि किसी पंचायती राज व्यवस्था लागू है, उसके बावजूद क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो गांव में रहता है या शहर में रहता है
तो वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, शहर में जो वार्ड के प्रतिनिधि हैं या गांव में पंचायत प्रतिनिधि है, वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले निवासी, मूल निवासी होते हैं। तो किसकी ज़मीन है और किसने जबरन कब्जा कर रखा है, तो क्या पंचायत को ये शक्तियां प्राप्त है कि वो भूमि विवाद का निराकरण करे या समाधान प्रस्तुत करे? भूमि विवाद के निराकरण की शक्तियां पंचायत में है, लेकिन उसकी शक्ति मात्र 10,000 मूल्य तक की संपत्ति के विवाद का निष्पादन करने की शक्ति पंचायत को मिली हुई है। इसलिए वहाँ पर इस तरह के मामले, हाँ, समझौता कराने का हक है पूरा का पूरा। यदि वहाँ किसी इस तरह का विवाद है जिसमें वो जान रहे हैं, समझौता कराने का प्रयास करते हैं, यदि समझ जाते हैं लोग, मूल जो परेशानी आज के समय में है कि पहले लोग बुजुर्ग की घर में बुजुर्ग की बात मानते थे, बुजुर्ग की बात के बाद जो गांव की प्रधान है उसकी बात मानते थे, अंत में न्यायालय की बात मानते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी खामी हमारे समाज में उभर के आ रही है कि लोग किसी को सुनने को तैयार नहीं हैं। और पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो ग्राम कचहरी है, उसकी शक्ति क्षेत्राधिकार मात्र 10,000 रुपये तक की है। तो ऐसे में वहाँ समझौता तो कराई जा सकती है, लेकिन 10,000 से अधिक मूल्य की किसी संपत्ति का फैसला नहीं कराई जा सकती है। बाध्य होकर के उनको फिर सिविल कोर्ट के शरण में आना पड़ेगा। गांव-गांव में पंचायत स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय खुले हैं, विशेष लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत लगाया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि विवादों का समाधान कराएं। तो क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से भी विवादों का समाधान हो सकता है? जी हाँ, विवाद का समाधान कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार या फिर पंचायत स्तर के, फिर हमने अभी आगे चर्चा किया था 89 CPC में प्रोविज़न है, जिस प्रोविज़न के हिसाब से न्यायालय से बाहर यदि मुकदमे की समझौता की कोई संभावना है तो उस प्रत्येक प्लेटफॉर्म, प्रत्येक जो संस्था है उसको यह हक दिया गया है कि वो अपने स्तर से मुकदमे को समझौता के आधार पर समाप्त कराने का प्रयास करे। लेकिन परेशानी यह है कि समझौता मानने को कोई तैयार नहीं है। सरकारी स्तर पर भी प्रयास, जैसे कि अभी आपने बताया कि सभी थानों को निर्देश आया है कि वो थानों पर बिठाकर ये जमीनी विवाद के मामलों का समाधान करें, क्योंकि पहले भी जैसा मैंने बताया कि ये सब मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसके कारण न्यायिक प्रक्रिया चरमरा सी गई है बिल्कुल, क्योंकि भूमि विवाद के मामले बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो ये क्या थानों के स्तर पर भी इसका विवाद का निराकरण संभव है? जी, और इसके लिए क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी जमीन में कहीं विवाद उत्पन्न हो रहा हो, तो थाना से वो कैसे अपना समाधान ले सकते हैं? सबसे पहले अगर जमीन में अगर सीमांकन से जुड़ा हुआ कोई विवाद है तो उस विवाद के लिए उनको अंचलाधिकारी के यहाँ एक आवेदन प्रस्तुत करना है, और अंचलाधिकारी प्रत्येक शनिवार को थाना प्रभारी के सहयोग से साथ में वो इस तरह के मुकदमे का, विवाद के निष्पादन का प्रयास करते हैं। सबसे भूमि विवाद के समाधान के लिए सरकार बहुत ही गंभीर है और सरकार बहुत सारे उपाय कर रही है। इसके लिए अंचलाधिकारी को, थाना अध्यक्षों को, अनुमंडलाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है। खासकर मुख्यमंत्री भी बहुत गंभीर है, उन्होंने अपने स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर वगैरह जारी किया है। लेकिन जरूरत है लोगों को आगे बढ़कर न्यायालय की शरण लेने की, आगे बढ़कर अपना विवाद का समाधान करने की, और इसके साथ साथ आप अपनी कितनी संपत्ति के स्वामी है, वो संपत्ति आपके दखल कब्जे में है अथवा नहीं है। अगर उस संपत्ति पर कोई अगला घर बनाकर या कोई इसका कब्जा कर रहा है तो आप त्वरित गति से समाधान की ओर आए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे NGOs भी हैं ऐसा कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं आगे बैठकर विवादों का निराकरण कराते हैं। गाँव में ठीक है, उसकी सीमा कम है, 10,000 की ही सीमा है, लेकिन विवाद का निपटारा करने के लिए आपसी सहमति से, मध्यस्थता से इसका भी निर्णय हो सकता है। तो लोगों से हम लोग का भी निवेदन है कि आगे बढ़कर आए और इस मुकदमे को, जमीनी विवाद संबंधित मामले को खत्म करने का प्रयास करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।